नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो आज की कौन सी है अहम खबर, डालेंगे एक नजर। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे यूपीएससी के रिजल्ट की। यूपीएससी के नतीजे घोषित हुए हैं। प्रयागराज की शक्ति दुबे ने टॉप किया है। इसके बाद बात करेंगे बाबा रामदेव को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे अनुराग कश्यप ने सार्वजनिक रूप से अब अपने बयान के बाद माफी मांग ली है। इसके बाद आगे बढ़ के बात करेंगे 26 अप्रैल को होगा धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार। वहीं आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे इंदौर पुलिस का नंबर 1 अंदाज देखने को मिला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आम आदमी की पहुंच से अब सोना बाहर होता जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे अंतिम में सेंसेक्स की, शेयर बाजार की, जहां सेंसेक्स करीब 200 अंक आज चढ़ा है। तो बढ़ेंगे हमारी पहली खबर की ओर। तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने आज सिविल सेवा परीक्षा सीएससी 2024 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, यूपीएससी ने यह फाइनल रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया है, जिसमें उन उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर शामिल हैं जिन्हें कई प्रतिष्ठित सेवाओं में नियुक्ति के लिए चुना गया है। यह सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कुल 1009 कैंडिडेट्स ने पास की है यूपीएससी की परीक्षा। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 में कुल 1009 उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए चुना है। इन उम्मीदवारों की नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं यानी कि ग्रुप ए और बी के पदों पर की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों में कई वर्गों के अभ्यर्थी शामिल हैं, जिनमें 335 सामान्य वर्ग, 109 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस, वहीं 318 अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, 160 अनुसूचित जाति एससी और 87 अनुसूचित जनजाति एसटी से हैं। यूपीएससी के ये नतीजे घोषित हो गए हैं। और अगर बात करें टॉप की, तो प्रयागराज की शक्ति दुबे ने यूपीएससी में प्रथम रैंक हासिल की है, टॉप किया है। हर्षिता गोयल यूपीएससी की दूसरी टॉपर रही हैं, यानी कि लड़कियों ने, बेटियों ने इस बार बाजी मारी है। डोंगरे अर्चित पराग को तीसरी रैंक मिली है, शाह मार्गी चिराग को चौथी रैंक, आकाश गर्ग ने 5वां स्थान हासिल किया है, वहीं कोमल पुनिया ने 6वीं रैंक हासिल की। इसके अलावा आयुषी बंसल ने 7वीं रैंक हासिल की है, राज कृष्णा झा ने 8वीं रैंक, आदित्य विक्रम अग्रवाल को 9वीं रैंक मिली है, बैंक त्रिपाठी ने 10वीं रैंक पाई है। कुल 1009 कैंडिडेट्स ने इस यूपीएससी की जो परीक्षा थी उसमें सफलता हासिल की है। देखिए, यूपीएससी के नतीजे अब घोषित हो गए हैं और यूपीएससी में जो रिजल्ट रहा है, इसमें अगर बात करें प्रथम और सेकेंड यानी कि फर्स्ट और सेकेंड में बेटियां अव्वल रही हैं। प्रथम रैंक मिली है प्रयागराज से शक्ति दुबे को, और इसके अलावा हर्षिता ने दूसरी रैंक हासिल की है। इसके बाद लड़कों का नंबर लगा है, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर लड़के रहे हैं। आज संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने अपना सिविल सेवा परीक्षा 2024 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, यूपीएससी ने यह फाइनल रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया है, जिसमें उन उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर शामिल हैं जिन्हें कई प्रतिष्ठित सेवाओं में नियुक्ति के लिए चुना गया है। यह सूची आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। उम्मीदवार अभ्यर्थी जाकर वेबसाइट पर इसे चेकआउट भी कर सकते हैं। आपको बता दें, कुल 1009 कैंडिडेट्स ने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता पाई है, परीक्षा पास की है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 में कुल 1009 उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए चुना है। इन उम्मीदवारों की नियुक्ति अगर बात की जाए तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं यानी कि जो ए, ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंतर्गत आती हैं, इन तमाम पदों पर की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों में कई वर्गों के अभ्यर्थी शामिल हैं, जिनमें 335 सामान्य वर्ग ने ये परीक्षाएं पास की है अभ्यर्थियों ने। इसके अलावा 109 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को पास की। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भी जो अभ्यर्थी रहे, उन्हें इस परीक्षा में सफलता मिली है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बाबा रामदेव को लगी फटकार की।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस वीडियो पर नाराजगी जताई जिसमें बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। जस्टिस अमित बंसल ने कहा है कि यह बयान माफी लायक नहीं है। इसने कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। वहीं कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि के फाउंडर रामदेव ने कहा है कि हम ऐसे सभी वीडियो हटा लेंगे जिनमें धार्मिक टिप्पणियां की गई हैं। कोर्ट ने रामदेव को एफिडेविट दाखिल करने का आदेश भी दिया है। क्या है ये पूरा मामला, अब ये जान लीजिए। दरअसल बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल को पतंजलि के शरबत की लॉन्चिंग की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था कि एक कंपनी शरबत बनाती है, उससे जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाई जाती हैं और चलाई जाती हैं। बाबा रामदेव ने कहा था कि जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। इसके खिलाफ रूह अफ़ज़ा शरबत बनाने वाली कंपनी हमदर्द ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कंपनी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलें दी। रोहतगी ने कहा है कि रामदेव ने अपने बयान के जरिए धर्म के आधार पर हमदर्द कंपनी पर हमला किया। उन्होंने शरबत जिहाद का नाम दिया। रामदेव का नाम मशहूर है। बिना किसी दूसरे प्रोडक्ट की बुराई के वे पतंजलि का सामान बेच सकते हैं। यह बयान बुराई करने से आगे निकल गया है। यह धार्मिक बंटवारा करता है। तमाम दलीलें दी गई। रामदेव का कमेंट हेट स्पीच की तरह है, यह भी कहा गया। बाबा रामदेव को हाईकोर्ट ने इसके बाद जब याचिका दायर की गई, इसके बाद जमकर फटकार भी लगाई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया की बहस में ब्राह्मणों पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर अब अनुराग कश्यप ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि वो भविष्य में कभी ऐसे शब्द नहीं कहेंगे। दरअसल हाल ही में उन्होंने ब्राह्मणों पर बेहद आपत्तिजनक बात कही थी, जिसके बाद दिल्ली, मुंबई, इंदौर और जयपुर समेत कई जगह पर उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई थी। वहीं अनुराग कश्यप ने अपने बयान पर माफी मांगते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, मैं गुस्से में किसी एक को जवाब देने में अपनी मर्यादा भूल गया और पूरे ब्राह्मण समाज को बुरा बोल डाला। वो समाज जिसके तमाम लोग मेरी जिंदगी में रहे हैं, आज भी हैं और बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। आज वो सब मुझसे आहत है। मेरा परिवार मुझसे आहत है। बहुत सारे बुद्धिजीवी जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, मेरे गुस्से में, मेरे बोलने के तरीके से आहत हैं। मैंने ऐसी बात करके अपनी ही बात को मुद्दे से भटका दिया। मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ इस समाज से जिनको मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आवेश में किसी की घटिया टिप्पणी का जवाब देते हुए लिख दिया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो ब्राह्मणों को लेकर दिए गए सोशल मीडिया पर अपने बयान को लेकर लगातार सुर्खियों में रहे अनुराग कश्यप ने अब सार्वजनिक रूप से इस पर माफ़ी मांग ली है और उन्होंने कहा है कि मेरे बयान से जो भी ब्राह्मण समाज के लोग हों या जो भी व्यक्ति आहत हुए हैं, उनसे मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं। सोशल मीडिया की बहस में ब्राह्मणों पर अपमानजनक टिप्पणी करने का ये पूरा मामला है और अब अनुराग कश्यप ने सार्वजनिक रूप से इस पर माफ़ी भी मांग ली है। साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वो भविष्य में कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दरअसल हाल ही में उन्होंने ब्राह्मणों पर बेहद आपत्तिजनक बात कही थी, जिसके बाद दिल्ली, मुंबई, इंदौर और जयपुर समेत कई जगहों पर उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई। लोगों ने जमकर उनके बयान की निंदा की, इसका विरोध भी किया। इसके बाद अनुराग कश्यप ने अपने बयान पर माफ़ी मांगते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा है कि मैं गुस्से में किसी एक को जवाब देने में अपनी मर्यादा भूल गया और पूरे ब्राह्मण समाज को बुरा बोल डाला। वो समाज जिसके तमाम लोग मेरी ज़िंदगी में रहे हैं, आज भी हैं और बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। आज वो सब मुझसे आहत हैं। मेरा परिवार मुझसे आहत है। बहुत सारे बुद्धिजीवी जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, मेरे गुस्से में, मेरे बोलने के तरीके से वो आहत हैं। मैंने ऐसी बात करके अपनी ही बात को मुद्दे से भटका दिया। मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ इस समाज से जिनको मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आवेश में किसी की घटिया टिप्पणी का जवाब देते हुए मैंने ये लिख दिया। इसके लिए मुझे माफ़ कीजिए, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तमाम बातें उन्होंने कही हैं। तो देखिए, ये पूरा विवाद रहा ब्राह्मणों को बुरा भला कहने का। ये विवाद शुरू कैसे हुआ, अब जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल प्रतीक गांधी और पत्रलेखा स्टारर फिल्म फुले 11 अप्रैल को रिलीज की जाने वाली थी।
ये फिल्म समाज सुधारक ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की जिंदगी पर आधारित है। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फिल्म पर जातिवाद के आरोप लग रहे थे, जिसके बाद सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म में कई बदलाव करने के सुझाव दिए थे। इसी बीच अनुराग कश्यप ने 5 दिन पहले फिल्म में फुले और जातिवाद के मुद्दे पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसके बाद ये विवाद शुरू हो गया। अनुराग कश्यप ने इसके बाद अब सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार 26 अप्रैल को किया जाएगा। वेटिकन ने इसकी जानकारी देते हुए निधन के बाद उनकी पहली तस्वीर भी जारी की। उनके पार्थिव शरीर को ताबूत में रखा गया है। शव के पास ही धार्मिक नेताओं ने प्रार्थनाएं की हैं। पोप के अंतिम संस्कार में दुनिया भर के नेता और आम लोग जुटेंगे। बता दें कि पोप का 88 साल की उम्र में निधन हो गया था। पोप का निधन स्ट्रोक और हार्ट फेलियर से हुआ है। अपनी मृत्यु से एक दिन पहले पोप फ्रांसिस ने ईस्टर संडे के लिए मौन आशीर्वाद दिया है। उन्होंने एक बयान जारी कर गाजा समेत दुनिया भर में चल रहे संघर्ष पर बात की और शांति की अपील भी की। वहीं पोप के निधन पर भारतीय गृह मंत्रालय ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। पहले 2 दिन का राष्ट्रीय शोक 22 और 23 अप्रैल को होगा, जबकि तीसरे दिन का राष्ट्रीय शोक अंतिम संस्कार वाले दिन रहेगा। 23 अप्रैल को पोप का शव सेंट पीटर्स बेसिलिका में रखा जा सकता है। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार ही होगा। इसमें कई दिनों तक चलने वाले धार्मिक अनुष्ठान होंगे। पोप फ्रांसिस को वेटिकन में दफनाया नहीं जाएगा। वे एक सदी से भी ज़्यादा वक्त में वेटिकन के बाहर दफन होने वाले पहले पोप होंगे। आमतौर पर पोप को वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स बेसिलिका के नीचे गुफाओं में दफनाया जाता है, लेकिन पोप फ्रांसिस को रोम में टाइबर नदी के दूसरी तरफ मौजूदा सांता मारिया मैगीगोर बेसिलिका में दफनाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस सड़क सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और अन्य प्रकार के जागरूकता अभियान चलाती है। इसी कड़ी में इंदौर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस ने अनोखी पहल शुरू की है। ट्रैफिक पुलिस की इस पहल को लोगों की भी खासी सराहना मिल रही है। आइए जानते हैं कि आखिर शहरवासी ट्रैफिक पुलिस के किस अंदाज से लोगों को जागरूक करने की सराहना कर रहे हैं। बीते 7 बार से देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीतने वाला मध्य प्रदेश का इंदौर शहर अब ट्रैफिक मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। इंदौर हमेशा से ही अपने अलग रंग और रुबाब के लिए जाना जाता रहा है। खास बात यह भी है कि यहाँ किसी भी क्षेत्र के प्रति जागरूकता का अंदाज भी अनोखा होता है। इस बार ट्रैफिक नियमों का पालन अनोखे अंदाज में करते हुए देखा गया। ट्रैफिक पुलिस का ये अनोखा अंदाज सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। यातायात के नियमों को समझने के लिए इंदौर की ट्रैफिक पुलिस का एक अलग और नया तरीका सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में ट्रैफिक पुलिस की महिला जवान सोनाली सोनी शहर के गीता भवन चौराहे पर गाना गाकर लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करती नजर आ रही हैं। सोनाली सोनी ने यातायात गाने में जो चेंज किए हैं वो क्या है, जरा ये जान लीजिए। उन्होंने लिखा है, कहीं चल ना देना सिग्नल तोड़कर। जैसे ही सिग्नल रेड होता है, सोनाली माइक लेकर सड़क पर आती हैं और लोगों को गाने के अंदाज में जागरूक करने का प्रयास करती हैं। खास बात यह है कि वाहन चालकों के साथ पैदल राहगीर तक सड़क किनारे सोनाली की आवाज में गाना सुन रहे हैं। बता दें कि इंदौर पुलिस अक्सर यातायात के नियमों के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती रहती है और एक बार फिर ऐसा ही एक अलग अंदाज के जरिए प्रयास किया गया है। यातायात पुलिस का प्रयास है कि जिस तरह इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, उसी तरह यातायात में भी नंबर 1 बन सके। साथ ही लोग भी यातायात नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक हों। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सोने के बढ़ते भाव की। सोने की कीमतें हर रोज रिकॉर्ड बना रही हैं।
सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजार में मचे हाहाकार और डॉलर इंडेक्स में आई गिरावट के बीच गोल्ड ने फिर तगड़ी छलांग लगाई और मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर कारोबार की शुरुआत होने के साथ ही ये 1700 रुपये से ज्यादा की बढ़त के साथ 99,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार निकलकर नए ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया। घरेलू मार्केट की अगर बात करें तो सोने का भाव मेकिंग चार्ज और GST के साथ 1 लाख रुपए के पार निकल गया है। बीते 6 कारोबारी दिनों में सोने की कीमतों में करीब 6,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई। बीते सप्ताह के पहले दिन सोमवार 14 अप्रैल को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 93,252 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो कि 22 अप्रैल को 99,178 रुपये पर पहुंच गया। इस हिसाब से कैलकुलेशन की जाए तो 6 कारोबारी दिनों में 10 ग्राम गोल्ड का रेट 5,926 रुपये महंगा हुआ है। आम आदमी की पहुंच से बाहर सोना 6 दिन में 6,000 रुपये से ज़्यादा महंगा हुआ है। सोने ने एक बार फिर ऑल टाइम हाई बनाया, एक और नया रिकॉर्ड बनाया और इसी के साथ अब 1 लाख पार लगभग सोना पहुंच गया है। एक दिन में सोने ने करीब 3,300 रुपये की बढ़त बनाई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख के अब पार हो गई है। 112 दिन में 23,000 से ज़्यादा सोना महंगा हो चुका है, यानी कि आम आदमी की पहुंच से अब सोना कहीं ना कहीं बाहर होता जा रहा है और रोज एक ना एक रिकॉर्ड भी बनाता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे शेयर बाजार की। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी आज 22 अप्रैल को शेयर बाजार में तेजी दिखी। सेंसेक्स करीब 200 अंक से ज्यादा चढ़कर 79,600 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। निफ्टी भी 50 अंक से ज्यादा की बढ़त बनाए हुए दिखाई दी। निफ्टी ने 24,200 के स्तर पर कारोबार किया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी रही। जोमेटो, SBI और HDFC बैंक के शेयर में 1% से ज्यादा की तेजी नजर आई। इंडसइंड बैंक का शेयर 4% गिर गया। इन्फोसिस, पावर ग्रिड और एयरटेल में 2% तक की गिरावट रही है। तो देखिए शेयर बाजार लगातार ऊपर चढ़ रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज सिर्फ 200 अंकों की निफ्टी में बढ़त देखी गई। निफ्टी के 50 शेयरों में से 28 में तेजी रही है। NSE के सेक्टोरल इनसाइड रियलिटी में अगर बात की जाए तो 2.20%, सरकारी बैंक में 1.80%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.30%, FMCG में 1.55% और मीडिया में करीब 1% की तेजी रही है। आइए आपको बताते हैं कि बाजार में तेजी की क्या वजह है, ये भी जान लीजिए। तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की 90 दिनों की स्थायी टैरिफ राहत से भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते की चर्चाओं को गति मिलने की उम्मीद है, जिससे बाजार भागता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा भारत के विपरीत चीन को अमेरिका की तरफ से टैरिफ में छूट नहीं दी गई है। इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को शॉर्ट टर्म में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। इसके अलावा क्या है, विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। 17 अप्रैल को FII ने करीब 4,667 करोड़ के शेयर खरीदे। बीते हफ्ते FIIS ने टोटल 14,670 करोड़ के शेयर खरीदे। आज भारतीय शेयर बाजार में तेजी का मुख्य कारण बैंकिंग शेयरों में आई तेजी है। ICICI बैंक और HDFC बैंक के चौथी तिमाही के मजबूत नतीजों से बैंकिंग सेक्टर में पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, जहां ICICI बैंक का शेयर करीब 1436 रुपये के ऑल टाइम हाई पर भी पहुंच गया। तो वहीं HDFC बैंक में करीब 1.5% की, यस बैंक का शेयर 5% भी चढ़ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नए वक्फ संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में कांग्रेस और वामपंथी दल विरोध कर रहे हैं। जहां एक और प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ता और नेता वक्फ संशोधन कानून को लेकर प्रदेश में 20 अप्रैल से लेकर 5 मई तक जन जागरण अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत भाजपा लोगों के बीच जाकर नए संशोधन की खूबियां बता रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड में किए गए बदलाव मुस्लिम और देशवासियों के हितों में लाया गया बदलाव है।
इसके माध्यम से गरीब मुसलमान के हितों की रक्षा की जाएगी। वहीं कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने वक्फ कानून का विरोध जताते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। वहीं वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि कांग्रेस खुद कंफ्यूज्ड है। कांग्रेस पीछे से सॉफ्ट हिंदुत्व और आगे से मुसलमान के हितैषी खुद को दिखा रही है। यह डबल स्टैंडर्ड है। उन्होंने कहा है कि ये विरोध करने वाले लोग मुसलमान ये नहीं, ये पॉलिटिकल मुसलमान है। कांग्रेस गुमराह कर रही है, विपक्ष गुमराह कर रहा है। हम ये कह रहे हैं, एक तरफ न्यायपालिका जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं और फिर उससे पहले हंगामा शुरू कर देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी यकीन नहीं है कांग्रेस को। कमाल की बात यह है कि खुद कंफ्यूज है पूरा विपक्ष। जहां एक तरफ विपक्ष कहता है कि मैं मुस्लिम, कांग्रेस कहती है मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी मैं हूं, तो क्यों अपने झंडे और डंडों के साथ वो ग्राउंड जीरो पे नहीं उतरी है? क्यों हरीश रावत और बाकी तमाम नेता कांग्रेस के, करण मेहरा जी और बाकी प्रीतम सिंह जी, ये सब दूरी क्यों बनाए हुए हैं? हम ये कह रहे हैं, अगर दम है कांग्रेस में, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार वो कहते हैं कि है, तो आओ ना, अपने असली चेहरे पे आओ। देश के हित में लाया गया, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया, गरीब मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है। उन जमीनों का सही प्रकार से सदुपयोग हो, देश के विकास के काम में आए, गरीब लोगों के काम में आए। एक एक इंच जमीन जो आप देश के काम आएगी, उसकी बंदरबांट नहीं होगी, माफिया उस पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, अपनी मनमर्जी से अपने चहेते लोगों को नहीं दी जाएगी। जो सरकार ने इस संशोधन बिल जो लेकर आई है, भारत और मुसलमानों के भी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के भी अच्छे दिन। आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पत्नी उषा, बेटे विवेक, इवान और बेटी मीराबेल के साथ जयपुर में आमेर फोर्ट का दीदार किया। वेंस जयपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित आमेर किले में जीप से पहुंचे। आमेर फोर्ट के जलेब चौक पर 2 हाथियों ने मेहमानों का स्वागत किया। लोक कलाकारों ने भी कच्छी घोड़ी, घूमर और काल बेलिया डांस कर उनका वेलकम किया। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वेंस के परिवार से मुलाकात की। वेंस सैंड स्टोन, संगमरमर और पीले पत्थर से बने आमेर फोर्ट पर लगभग 1.5 घंटे तक रुके, जहां उन्होंने फोर्ट में दीवाने आम, गणेश पोल और मानसिंह महल देखा। इसके साथ ही वेंस के परिवार ने आमेर महल में स्थित विश्व प्रसिद्ध शीश महल भी देखा। पूरा किला देखने के बाद वेंस सपरिवार आमेर फोर्ट से जयपुर के रामबाग पैलेस के लिए रवाना हुए। वेंस 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। सोमवार को वे दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने राजधानी के प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां अंतिम चरम पर हैं। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागीय अधिकारियों को 24 अप्रैल तक चारधाम यात्रा की तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं देहरादून आरटीओ संदीप सैनी से चारधाम यात्रा के दौरान लगे वाहनों की व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया गया, बातचीत भी की गई है। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर जो तैयारियां हैं वो शासन प्रशासन की ओर से तेजी से की जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी अगर बात करें तो उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर यहां पर निर्देश दिए हैं कि 24 तारीख तक यानी 24 अप्रैल तक जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए। इसी के चलते आज हमारे साथ देहरादून आरटीओ संदीप सैनी जी हैं, इनसे यहाँ पर बात करेंगे। सर, चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है 30 अप्रैल से, कुछ ज़्यादा समय नहीं रह गया है। ग्रीन कार्ड को लेकर के किस तरीके की जो जानकारी है यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो चारधाम यात्रा है वो सुगम और सुरक्षित रहे और ग्रीन कार्ड की जो प्रोसेस है वो स्मूथ रहे। तो इसके लिए हमारे पूरे संभाग में, वैसे तो पूरे स्टेट में सारे ऑफिसेज में ग्रीन कार्ड बनते हैं, लेकिन गढ़वाल में हमारे पूरे संभाग में सारे ऑफिसेज में ग्रीन कार्ड बन रहे हैं और रुड़की में हम नारसन में बना रहे हैं। और इस बार जो है हमारे जो जितने भी ड्राइवर्स आएंगे उन सबका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। लास्ट टाइम 2 लोकेशन पे हो रहा था, इस बार एक हमने एनजीओ को भी हमारा परिवहन मुख्यालय इसमें एनरोल कर रहा है। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो भी ड्राइवर्स लंबी दूरी तय करके चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं वो डायरेक्ट एक ही स्ट्रेच में ना जाएं, उसके लिए उनको एक छोटा स्मॉल एक रेस्ट मिल सके, इसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। हमें कैनोपी
फिलहाल सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। IND 24 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।